हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 8 के चैप्टर 2 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज को मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाने के संदर्भ में कथन पर विचार करें। पहला है, कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन तो गई, लेकिन कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए ऐसे रास्ते ढूंढना चाहिए जिससे काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। दूसरा है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करने के लिए कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। तीसरा है, 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन में सोने और चांदी का निर्यात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान को बेचती थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सत्य है। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अगला प्रश्न है, 1770 के बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मृत्यु हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लगभग 1 करोड़। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
पहला है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरा है उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तीसरा है 19वीं सदी के पहले दशक में बाजार में कीमत बढ़ने लगी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा, जिससे जमींदारों की आमदनी में सुधार हुआ, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य है। कंपनी ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त को निम्न में से किस प्रांत में लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कंपनी ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1793 में। कंपनी ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में चलाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महालवाड़ी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? पहला है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था महालवाड़ी, जिसे 1822 में लागू किया गया। दूसरा है महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। तीसरा है इस व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा मुखिया के बजाय जमींदारों को सौंप दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से महाल क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गांवों का समूह। महाल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्थाई बंदोबस्त का कार्नवालिस होगा, रैयतवाड़ी का टॉमस मुनरो होगा और महालवाड़ी का हॉल्ट मैकेंजी होगा। मुनरो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थाई बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। चार्ल्स कार्नवालिस, जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था महाल तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थाई बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। दूसरा है, इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। तीसरा है, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसीलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सत्य है। मुनरो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थाई बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उससे रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे के लिए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसीलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कपड़ा रंगने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। पहला है, अंग्रेजों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहां यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। दूसरा है, लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, जैसे बंगाल में पटसन और नील, असम में चाय इत्यादि। तीसरा है, आंध्र प्रदेश में बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी और ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार मोरिस द्वारा बनाए गए फूल का रंग एक समान लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन असत्य है, पहला और दूसरा सही दिया हुआ है। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहां यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कलमकारी और मोरिश कॉटन छपाई कौन सी रंग का इस्तेमाल होता था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीला रंग का। 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। अगला प्रश्न है, निम्न में से मॉरिस कॉटन छपाई किस प्रसिद्ध कवि और कलाकार द्वारा बनाए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विलियम मॉरिस। 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वोड नामक पौधा कौन से क्षेत्र में उगता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शीतोष्ण क्षेत्र। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मन और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नील की खेती के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है, यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरा है, वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप के उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में आसानी से मिल जाता था। तीसरा है, 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। कूट का प्रयोग कर सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अगला प्रश्न है, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30%। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला है, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। दूसरा है, नील के कारोबार में भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आने लगे। तीसरा है, जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्ज देने को तैयार रहते थे। चौथा है, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील का हिस्सा केवल लगभग 95% था। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, चौथा असत्य है।
जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्ज देने को तैयार रहते थे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अफ्रीकी बगान में काम करने वाले गुलामों ने कब बगावत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1791 में। सेंट डोमिंगियो में गुलामों की बगावत अगस्त 1791 में हुई। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बगान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगियो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई थी। अगला प्रश्न है, नील की खेती दो मुख्य तरीके कौन से थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, नीज और रैयत। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, नीज और रैयती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नील खेती व्यवस्था की समस्या के बारे में क्या सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नील की खेती के लिए छोटे छोटे भूखंडों की जरूरत होती थी। ये कथन सही नहीं है। नील की खेती के लिए केवल उपजाऊ जमीन की जरूरत थी। ये सही है। जिस समय नील की खेती होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी धान की खेतों में व्यस्त रहते थे। ये भी सही है। और नील की खेती के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। ये कथन भी सही है। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, निज खेती व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे या मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। दूसरा है, रैयत व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे और नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिक से नकद कर्जा मिल जाता था और कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वे जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे।
रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। अगला प्रश्न है, रैयतों से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25%। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर था। अगला प्रश्न है, निम्न में से बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन है मार्च 1859 में। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाला गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों, लठीधारी गुंडों से डरेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नील विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। दूसरा है, नील रैयतों को बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। तीसरा है, नील के किसानों को लग रहा था कि 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजी सरकार इस संघर्ष में उनका साथ नहीं देगी। चौथा है, मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों, लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 1859 के नील विद्रोह के समय नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन है एस्ले ईडन। नील के किसानों को ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी।
जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले इडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 4 आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।